हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो साउंड चैप्टर का 5th लेक्चर लेने वाले हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का स्टडी किया और उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इसका स्टडी किया है। अब जो हमारा 5th लेक्चर है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं कुछ और टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता क्या है? ठीक है, देखो वेव के नेचर के बारे में हमने स्टडी किया है। जब दो वेव एक साथ आते हैं, ये आ गया एक वेव, और इसी तरह से अगर दूसरा वेव उसके साथ आ जाता है, दूसरा वेव उसके साथ मिक्स हो जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। दो वेव मिक्स हो गए तो दो वेव एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, ये रिपेल नहीं करेंगे, तो होगा क्या? जब दो वेव एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? सोचो थोड़ा, क्या हो सकता है अगर दो वेव एक साथ आ गए? एक दूसरे को रिपेल तो नहीं करते ये वेव। जब दो वेव एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होता है, जब किसी रीजन में दो वेव एक साथ आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करेंगे। मींस अगर हम देखने जाए कि हमारा एक वेव आ गया, सपोज ये आ गया रेड वाला एक वेव, उसी के साथ साइमल्टेनियसली हमारा दूसरा वेव आ गया, अब ये दोनों वेव क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। दोनों वेव क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। So two wave overlap in a same region, okay, of the space without affecting each other। तो ये दोनों भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे। और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस टू वेव। मींस अगर देखो, वेव मींस क्या होता है? पार्टिकल होता है। वेव मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। यहाँ के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, यहाँ के पार्टिकल। जब दो वेव आएंगे तो पार्टिकल क्या करेंगे? फिर अभी एक ही जगह पे दो वेव आ गए, ये हो गया एक वेव और ये आ गया दूसरा वेव। अब पार्टिकल कहां जाएगा? येलो की तरफ जाएगा या रेड की यहाँ डिस्प्लेस? तो ये क्या करेगा? दोनों का डिस्प्लेसमेंट एडअप करेगा। उस पार्टिकल को अगर ये वेव 3 सेंटीमीटर खींच रहा है और दूसरा वेव 4 सेंटीमीटर खींच रहा है, तो पार्टिकल 7 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। 3 + 4, तो इसे कहते हैं सम। लेकिन ये सम कैसे होगा? वेक्टर सम। ये कैसे होगा? वेक्टर सम। मींस वेक्टर सम मींस वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एडिशन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मींस एग्जांपल, अगर हमने दो वेव ले ली, ठीक है, हमने क्या ले लिए? दो वेव ले लिए। ये अपना एक वेव जा रहा है और उसके अपोजिट में दूसरा वेव क्रिएट हो गया। उसके अपोजिट में अगर दूसरा वेव क्रिएट हो गया इस तरह से, अब देखो एक वेव का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और दूसरे का डाउनवर्ड है। एक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, दूसरे का डाउनवर्ड है। अब एडिशन नहीं, अब क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। तो इसे कहा जाता है वेक्टर से। मींस एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 - 3, दैट इज -1। मींस वेव हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 वाला। ऐसा रिजल्टेंट वेव इतना छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा वेव बनेगा। तो इसे कहा जाता है वेक्टर सम। मींस डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन टू और मोर देन टू वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अराइविंग एट अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा वेव मीडियम में एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं और एक पॉइंट पे अगर ऐसे वेव आते हैं, दोनों वेव एक पॉइंट पे आ गए, ओके, सो ईच वेव प्रोड्यूसेस ओन डिस्प्लेसमेंट। हर एक वेव अपना ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है तो ये पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेगा, वो दूसरे वेव के बारे में नहीं सोचेगा। और जो दूसरा वेव है उसका अगर डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है तो ये पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेगा। तो एक 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहा है, एक 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन पार्टिकल पे तो उसका असर होगा। पार्टिकल तो दोनों डिस्प्लेसमेंट झेल रहा है, 3 सेंटीमीटर भी, दो भी, तो पार्टिकल को दोनों डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा?
अगर दोनों भी एक ही डायरेक्शन में होगा तो 5 सेंटीमीटर इतना ऊपर पार्टिकल जाएगा। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द ऑल वेव, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द ऑल वेव। ये समझ में आ गया। अब डिपेंड करता है, अगर एक ही डायरेक्शन में मींस एक ही डायरेक्शन में वेव मिक्स होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मिक्स होता है तो डिस्प्लेसमेंट घटता है, डिपेंड होता है। तो वो वेक्टर सम, इसलिए हमने वेक्टर सम दिया है। तो ये समझ में आ गया। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ अपना डेफिनेशन क्या कहता है, या पॉइंट लिख लेता हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमें? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है when two or more than two waves, when two or more than two waves traveling through a medium, traveling through a medium arrive at a point of a medium simultaneously, arrive at a point in a medium simultaneously सो क्या होगा? अब दो वेव आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा? ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, each wave produce displacement at that point independent of other। तो ये दो केस समझ में आ गया। पहला क्या? दो वेव एक साथ आ रहे हैं एक ही पॉइंट पे और दोनों वेव इंडिविजुअली उसी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? हेंस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हेंस resultant displacement is vector sum, मीन्स डायरेक्शन ध्यान में लेना है। वेक्टर सम, उसे वेक्टर सम कहते हैं। वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम ऑफ displacement due to all the waves, तो ये समझ में आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं हम कि अगर हमारे पास दो वेव है, ये एक वेव और इसका डिस्प्लेसमेंट है हमारा 2 सेंटीमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। अगर दूसरा वेव आ गया इसके साथ, ये दूसरा वेव आ गया, थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है तो आप समझ लो। अब इसका डिस्प्लेसमेंट है 3 सेंटीमीटर या इसका एम्पलीट्यूड है, तो यहां का पार्टिकल क्या होगा? 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा, देन 3 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस होगा। तो वेव कैसे बनेगा? वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा। तो वेव इस तरह से बनेगा, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो दोनों की वजह से वेव, नया वेव बनेगा, दैट इज हैविंग एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेव आया तो एम्पलीट्यूड घटेगा। अभी सेम डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इसे कहा जाता है वेक्टर सम। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं नए टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जो है दैट इज इको रिवर्बरेशन एंड अकॉस्टिक। अब हमें जो टॉपिक सीखने हैं वो क्या है? इको रिवर्बरेशन एंड अकॉस्टिक। उसमें से हम पहला टॉपिक लेते हैं इको। इको के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे।
इको के बारे में। कभी आप हिली रीजन में गए होंगे, पहाड़ वाले रीजन में, और वहां अगर आपने खड़े होके चिल्लाया होगा, वहां खड़े होके अगर आपने कभी चिल्लाया होगा, तो क्या होता है, यहां से साउंड निकलता है, आप चिल्लाते हो और वही साउंड आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, सेम साउंड आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इको। उसी को हम क्या कहते हैं, इको। तो एक पर्सन चिल्ला रहा है हिली रीजन में, वो साउंड आगे जाता है और वापस थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, सो उसी को हमने क्या कहा, इको। सो क्या होता है, एन इको इज अ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड सरफेस। अब यहाँ रिजिड सरफेस का काम कौन कर रहा है, ये हिल, ओके, या ये पहाड़ होगा, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, इको किसे कहेंगे, एन इको इज रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। इको क्या होता है, इको होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, repetition of original sound because of reflection from some rigid surface at a particular distance from source of sound. Okay, so repetition of original sound because of reflection from some rigid surface। जैसे कि आप अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था कि अगर कोई बंदा चिल्लाता है और सामने रिजिड सरफेस है, मीन्स हिली रीजन में, तो क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है और बाद में रिपीट होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इको। ठीक है, तो इको के बारे में पता चल गया। लेकिन हर जगह से इको आता है, मीन्स आप घर में चिल्लाते हो तो इको आता है, या फिर आप कहीं ग्राउंड पे होते हो तो इको आता है, हर जगह से इको नहीं आता। अगर आप हिली रीजन में जाते हो, सुबह जाओगे तो इको आएगा, दोपहर को जाओगे तो इको नहीं आएगा, तो हर कंडीशन में इको नहीं आता। तो इको के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, तो इको के लिए क्या कंडीशन होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। सो व्हाई कांट वी हियर इको एट एवरी प्लेस, सभी जगह पे हम इको क्यों नहीं सुन पाते। तो एक कंडीशन लेते हैं, सपोज 22 डिग्री टेम्परेचर है, अभी क्या है, एट 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना है टेम्परेचर, 22 डिग्री। तब वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, याद रखो 22 डिग्री पे वेलोसिटी होता है 344 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, 344 मीटर पर सेकेंड। अब ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है, ह्यूमन को जो आवाज सुनाई देता है, तो ह्यूमन ब्रेन उस साउंड को 0.1 सेकेंड के लिए रिटेन करता है। ओके, आवर ब्रेन retain sound for 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, साउंड रिटेन होता है, मींस क्या होता है, वो साउंड 0.1 सेकेंड के लिए हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। अगर उसी केस में दूसरा साउंड, सेम साउंड आ गया तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें वो लगता है कि सेम साउंड है। तो अगर आपको इको सुनना होगा तो 0.1 सेकेंड के बाद सेम साउंड आना चाहिए, तभी आपको लगता है कि इको आ गया। तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो हमारे ब्रेन में रिटेन या स्टोर कितने टाइम के लिए रहता है, 0.1 सेकेंड के लिए। सेम साउंड अगर 0.1 सेकेंड के अंदर आ गया तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ब्रेन, तो ब्रेन को पता नहीं चलता कि वापस हमने साउंड सुना है वही सेम। ठीक है, तो सेम साउंड अगर हम 0.1 सेकेंड के बाद सुनते तभी हमें क्या लगता है, इको लगता है। ये कंडीशन समझ में आ गया। अब
हम फाइंड करेंगे कि इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए। अगर 22 डिग्री सेल्सियस है, वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकेंड है, और हमारा ब्रेन साउंड कब तक रिटेन करता है, 0.1 सेकेंड, उसके बाद आना चाहिए। ओके, सो अगर हमें इको सुनना है तो 0.1 सेकेंड के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मीन साउंड जाएगा और वापस आएगा, उसको कितना टाइम लगना चाहिए, मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड लगना चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगा। वन सेकेंड हम डायग्राम पे चलते हैं। देखो डायग्राम में क्या कहा है, अगर हमने साउंड यहाँ रिलीज किया तो यहां से जाके वापस रिफ्लेक्ट होके आने के लिए कितना टाइम चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकेंड चाहिए। टोटल टाइम जाने का और आने का, ये टाइम क्या चाहिए, 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगा। और अगर उससे कम टाइम होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। अब हमारा कंडीशन क्या है, साउंड का स्पीड कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको सुनने के लिए। तो चलो देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हमारे पास स्पीड का डेफिनेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना है साउंड का, 344, और टाइम 0.1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 34.4 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस किसके लिए है, जाने के लिए और वापस आने का, डबल डिस्टेंस हो गया ये तो। डबल डिस्टेंस मींस ये डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, 2d। 2d इज इक्वल टू 34.4, जाने के लिए डिस्टेंस d, और जाके इको वापस आता है, साउंड जाता है और साउंड वापस आता है, तो डबल डिस्टेंस क्या होता है, 2d। तो टोटल अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कितना होना चाहिए, इसका आधा डिस्टेंस होना चाहिए। इसका आधा डिस्टेंस मींस, इसका आधा डिस्टेंस मींस, तो इको के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए, 34.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 17.2 मीटर। अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर होगा तभी हम इको सुन सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, सो एट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस, और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, 344 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमारा जो सोर्स है और रिजिड सरफेस है उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2, तभी हम सुन सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड चेंज होगा, क्योंकि हमें स्टडी किया है टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा, वापस हमें इको सुनाई नहीं देगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा तभी हमें इको सुनाई देता है। तो ये कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और तब जब 22 डिग्री टेम्परेचर होगा तब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2। तो हर एक टेम्परेचर के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज करके, अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया इको वाला कंडीशन। ठीक है, इको वाला कंडीशन हो गया। अब आते हैं रिवर्बरेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज अ रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन क्या होता है, ये इको जैसे इको का ही कंसेप्ट है, लेकिन क्या होता है, कभी आप थिएटर में गए हो, एक ऐसी जगह बैठे हो जहां डायलॉग क्लियर ही सुनाई नहीं दे रहा है, डायलॉग क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, कि वापस वापस वही साउंड आ रहा है, तो क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नियरर देन 15 मीटर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस is nearer than 15 मीटर। ओके, 15 मीटर से ज्यादा नजदीक हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मींस अगर हम ऑडिटोरियम में जाएंगे तो उसका रूफ नजदीक होगा या वॉल नजदीक होंगे, तो 15 मीटर से नजदीक है। इस केस में क्या होगा, इको ज्वाइंट हो जाते हैं। मींस सपोज ये वॉल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, तो यहां से सोर्स है हमारा, साउंड क्या क्या है, सोर्स, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा सोर्स है। तो क्या होगा, अब साउंड यहां जाएगा
और वापस रिटर्न आके हमें साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, यहां जाएगा, यहां रिफ्लेक्ट होगा, देन हमें सुनाई देगा। ये दूसरा कंडीशन है। और कंडीशन क्या है, साउंड यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर हमें सुनाई देगा। 3 डेविएशन होगा। तो क्या होता है, इतने इको क्रिएट हो सकते हैं, इतने इको क्रिएट हो सकते हैं। तो 3 वे से साउंड हमारी तरफ आ सकता है। देखो, पहला वे तो डायरेक्ट है, पहला वे डायरेक्ट है। दूसरा वे हमने स्टडी किया, दूसरा वे कैसे जा सकता है, साउंड यहां से जाएगा ऐसे, फिर यहां जाएगा एंड फिर रिटर्न आएगा। ये एक दूसरा वे हो गया साउंड को आने के लिए। तीसरा वे क्या हो गया, साउंड यहां गया, यहां कोलाइड हुआ, यहां से यहां गया, यहां से वापस यहां गया और वापस यहां आ गया। तो अब क्या कर रहा है कि साउंड हमें बार बार वही सुनाई दे रहा है, या बहुत देर के लिए वही साउंड सुनाई देगा। सारे इको ज्वाइंट हो रहे हैं, सारे इको क्या हो रहे हैं, एक जगह ज्वाइंट हो रहे हैं, और वही साउंड हमें बहुत देर तक सुनाई दे रहा है। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नियरर देन 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, इको ज्वाइन अप विद द ओरिजिनल साउंड। ओरिजिनल साउंड के साथ इको ज्वाइन अप होगा एंड हमें ओरिजिनल साउंड बहुत देर तक सुनाई देगा। सोर्स को हमने ऑफ कर दिया, फिर भी हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है। ओके, सो प्रोलॉन्ग साउंड हमें सुनाई देगा। द ओरिजिनल साउंड विच इज सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग मींस बहुत ज्यादा देर तक हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम मींस यहां से एक साउंड जल्दी आ जाएगा, दूसरे साउंड को आने के लिए टाइम लगेगा, तीसरे साउंड को आने के लिए और टाइम लगेगा। तो वापस वापस हम साउंड वो सुनते जा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि बहुत देर तक वो हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। इसी को क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। तो ये किसकी वजह से होता है, अगर हम 15 मीटर से ज्यादा मींस जो भी वॉल है या जो भी रूफ है, जहां भी हम बैठे हैं वहां से 15 मीटर से कम डिस्टेंस पे हम बैठे, तो ऐसा कंडीशन होता है। दिस इज नोन एज अ रिवर्बरेशन। तो ये क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, अगर हमने सोर्स ऑफ भी कर दिया मीन साउंड ऑफ भी कर दिया, फिर भी ये क्या कर रहा है, यहां वहां जाके वापस हमें सुनाई दे रहा है। तो तो यहां साउंड क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है साउंड का, क्योंकि सोर्स को ऑफ करने के बाद भी साउंड हमें सुनाई देता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जब थिएटर या फिर हॉल को डिजाइन किया जाता है, थिएटर या हॉल को जब डिजाइन किया जाता है, तो उसमें रिवर्बरेशन हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि रिवर्बरेशन की वजह से आगे वाला जो कम्युनिकेशन है वो सुनाई नहीं देगा। क्योंकि सपोज अगर थिएटर में आप बैठे, पहला ही डायलॉग आपको बार बार सुनाई दे रहा है या बहुत देर तक सुनाई दे रहा है, तो दूसरा डायलॉग आके चला जाएगा, वह उसके साथ मिक्सिंग हो जाएगा दूसरा डायलॉग। पहला ही साउंड दूर मीन्स बहुत देर तक सुनाई दे रहा है, तो दूसरा डायलॉग उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, तीसरा डायलॉग मिक्सअप हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, नॉइस क्रिएट होगा और क्लियर साउंड नहीं आएगा। तो थिएटर या फिर अदर जहां भी है, थिएटर है या ऑडिटोरियम है, वहां जब डिजाइन होता है तो रिवर्बरेशन को निग्लेक्ट किया जाता है। तो रिवर्बरेशन को डिक्रीज कैसे किया जाए, तो उसके कुछ कंडीशन है। तो क्या किया जाता है, पहले तो वॉल और रूफ रफ बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, वॉल एंड रूफ ये कैसे होते हैं, रफ होते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टर नहीं होता, बहुत जगह प्लास्टर नहीं या फिर रफ होते हैं, वो उसको प्लेन नहीं किया जाता, उसको प्लेन नहीं किया जाता। बहुत जगह अगर आप आपके हॉल में गए होंगे, प्रेयर हॉल में, तो वहां देखा होगा कई वॉल पे कई कई प्लास्टर नहीं है, रफ वॉल होंगे, तो वॉल को रफ बनाया जाता है। दूसरा, जो भी कर्टन यूज किए जाते हैं, तो वो साउंड प्रूफ हो या साउंड रिफ्लेक्ट ना करने वाले होंगे। ओके, तो कर्टन कैसे यूज करेंगे, कर्टन जो साउंड को रिफ्लेक्ट ना करे, अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड को रिफ्लेक्ट ना करे ऐसे कर्टन हम यूज करते हैं। देन चेयर का मटेरियल जो साउंड एब्जॉर्ब करे, चेयर मटेरियल, चेयर का मटेरियल ऐसा हो जो क्या करे, साउंड को एब्जॉर्ब करे। दूसरा होता है कि कुछ पोरस कार्डबोर्ड लगाते हैं पीछे, या रूम में क्या लगाते हैं, पोरस कार्डबोर्ड। ऐसा एक कार्डबोर्ड होता है जिसपे व्हाइट कलर का, जिसपे बहुत सारे होल्स होते हैं, या ब्राउन कलर का, तो पोरस पोरस कार्डबोर्ड आप लगा सकते हैं। या फिर अकोस्टिक टाइल्स आती है, अकोस्टिक टाइल्स,
अकोस्टिक स्टाइल वो आती है, वो लगा सकते हैं, जिप्सम बोर्ड लगा सकते हैं, थिक कर्टन लगा सकते हैं, देन सीलिंग और इसको अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारे रिवर्बरेशन को रोकने के तरीके हैं। रिवर्बरेशन समझ में आ गया। ई को बहुत देर तक अगर मैं सुनाई देगा तो उसे कहा जाता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन निगलेक्ट करने के लिए वॉल या रूफ ये साउंड प्रूफ बनने चाहिए। ये कैसे बनने चाहिए? साउंड प्रूफ कर्टन, रिफ्लेक्शन अवॉइड करने चाहिए, चेयर का मटेरियल साउंड प्रूफ होना चाहिए, एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, पोरस कार्डबोर्ड वॉल पे लगाने चाहिए, अकोस्टिक टाइल्स होती है, अकोस्टिक टाइल्स, जिप्सम बोर्ड होते हैं, थिक कर्टन्स लगा सकते हैं, उसकी वजह से साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा रिवर्बरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अकोस्टिक वाले टाइम। किस पे आते हैं? अकोस्टिक। अकोस्टिक वाले टाइम पे आते हैं। अब अकोस्टिक क्या होता है? अकोस्टिक ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड का स्टडी करते हैं। मींस अगर हमें ऑडिटोरियम बनाना है और ऑडिटोरियम में कैसा साउंड हमें चाहिए, या थिएटर बनाना है, थिएटर में कैसा साउंड चाहिए, या एक बड़ा सा हॉल बनाना है उसमें कैसा साउंड होना चाहिए, उसका स्टडी अकोस्टिक ब्रांच में किया जाता है। तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, किसके साथ डील्स करता है? द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन and reception of sound. Production, transmission and reception of sound is called acoustic. acoustic और acoustic भी बोल सकते हैं। Which is known as a acoustic. तो इसमें हम किसका स्टडी करते हैं? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे रिसेप्शन होता है उसका, इन तीनों का स्टडी किसमें आता है? अकोस्टिक ब्रांच में आता है। ठीक है, तो इसका यूज मैंने कहा कहाँ किया जाएगा? एक तो थिएटर बनाने में या फिर ऑडिटोरियम बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब जो आपके बुक में दिया है कि अगर अकोस्टिक का यूज करके हमें ऑडिटोरियम बनाना है, क्या करना है? तो ऑडिटोरियम का अकोस्टिक कैसा हो? ओके, प्रॉपर अकोस्टिक ऑफ ऑडिटोरियम अगर हमें करना है तो उसके लिए कौन से पॉइंट होने चाहिए? तो कंडीशन हमें दिया गया है। तो ऑडिटोरियम डिजाइन करने के लिए, ठीक है, क्या डिजाइन कर रहे हैं हम? ऑडिटोरियम। तो यहां हम आते हैं ऑडिटोरियम के पॉइंट देखते हैं। ऑडिटोरियम में अकोस्टिक कैसे? acoustics in auditorium. अकोस्टिक इन ऑडिटोरियम, मतलब ऑडिटोरियम में अकोस्टिक कैसे होगा? चलो पहला पॉइंट देखते हैं हम क्या होगा। पहला तो साउंड लाउडली आना चाहिए। साउंड कैसा होना चाहिए? लाउडली आना चाहिए उसमें। साउंड शुड हियर लाउडली। जो भी बंदा उस ऑडिटोरियम में बोल रहा है उसका साउंड क्लियर आना चाहिए, लाउडली आना चाहिए, और हर एक पॉइंट पे, ऑडिटोरियम के हर एक पॉइंट पे आना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए क्या किया जाता है? स्टेज पे कभी कभी आपने देखा होगा, स्टेज पे वॉल बनाते। क्या बनाते हैं? वॉल। वो वॉल जनरली कर्व रहता है, तो पैराबोलिक वॉल पीछे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पैराबोलिक वॉल। अब पैराबोलिक वॉल की वजह से क्या होता है? अगर ऑडिटोरियम का फोकस, पैराबोला का फोकस यहाँ है, तो अगर आदमी फोकस होके यहां से बातें करेगा, आदमी अगर फोकस पे खड़ा रहेगा और यहां से बात करेगा, तो उसका जो साउंड निकल रहा है वो तो स्ट्रेट जाएगा ही, स्ट्रेट जाएगा। लेकिन क्या होगा? जब वो वॉल से रिफ्लेक्ट होगा, वॉल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, तो आगे हर पॉइंट पे वो इवेंचुअली मीन सबकी जगह इवन साउंड सबको सुनाई दे।
इस तरह ये पैराबोला का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर आप फोकस पे खड़े रहते हो तो पैराबोला की रिफ्लेक्शन होने वाला साउंड कैसा है, पैरेलल जाता है। आपने देखा होगा पैराबोला के कंडीशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, पैराबोला पैराबोलिक वॉल पीछे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पैराबोलिक वॉल। तो पहला पॉइंट मैं रीड करता हूं या फिर आपको सुनाता हूं, क्या है, द साउंड शुड बी हर्ड सफिशिएंटली लाउडली एट ऑल द पॉइंट इन अ ऑडिटोरियम। द सरफेस बिहाइंड द स्पीकर शुड बी पैराबोलिक। सरफेस कैसे होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए। हाँ, एंड स्पीकर एट द फोकस, स्पीकर कहां खड़ा होना चाहिए, फोकस पे खड़ा होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, साउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ऑडिटोरियम में। पूरे ऑडिटोरियम में क्या होगा, और लाउडनेस भी अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, द इको एंड रिवर्बरेशन मस्ट बी इलिमिनेटेड। इको एंड रिवर्बरेशन क्या होना चाहिए, इलिमिनेटेड। तो इको और रिवर्बरेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए ऑडिटोरियम में। इको कौन भी अब इको रिड्यूस करने के लिए हमने तो पता है क्या करना होगा, या रिवर्बरेशन को अगर हमें निगलेक्ट करना है तो क्या होगा, वॉल को एब्जॉर्प्टिव बनाना होगा, पोरस शीट लगाने पड़ेंगे, उस हिसाब से मटेरियल यूज करना पड़ेगा, वो तो हमने देख लिया। सो इको कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोर एब्जॉर्प्टिव। तो अगर वो सरफेस जहां से वो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको एब्जॉर्प्टिव बनाएंगे हम, पोरस वॉल लगाएंगे, पोरस शीट्स लगाएंगे, कार्डबोर्ड लगाएंगे, अदर चीजें अगर हम यूज करेंगे, कर्टन अच्छे से यूज करेंगे, चेयर का मटेरियल अच्छे से यूज करेंगे, साउंड एब्जॉर्बर जिसका होगा, तो इको और रिवर्बरेशन क्रिएट नहीं होगा। देन थर्ड, unnecessary focusing of sound should be avoided. Okay, unnecessary focusing of sound. Unnecessary focusing of sound avoided. ठीक है, तो अननेसेसरी फोकसिंग को हम कैसे अवॉइड किया जाता है, कभी कभी ऐसे जोन बन जाते हैं डिजाइन करते करते कि जहां साउंड पहुंच ही नहीं पाता, पोर ऑडिबल रहता है, तो वहां साउंड पहुंच ही नहीं चाहिए, या उसे कहते हैं साइलेंट जोन। उसे क्या कहते हैं, साइलेंट जोन, वहां साउंड पहुंचता ही नहीं है। अब ये कैसे होता है कि कहीं भी बिल्डिंग में एक कर्व दे दिया जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या कहीं भी पिलर खड़ा कर दिया बीच में, या कहीं भी एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी कर्व, मींस ऐसा सीधा वॉल होना चाहिए तो हमने क्या किया, ऐसे कर्व बना दिया बीच बीच में, तो इसका कुछ यूज नहीं है, तो यहाँ साउंड जाएगा ही नहीं, सीधे सीधे ऑडियंस की तरफ जाएगा। तो ऐसे जब होता है कि अननेसेसरी बिल्डअप होता है, या अननेसेसरी हम कर्व देते थे, या वॉल प्रॉपरली नहीं बनाते, तब ऐसा होता है। तो वो अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ साउंड नहीं होना चाहिए, या साइलेंट जोन नहीं बनना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। देन इचेलॉन इफेक्ट, थर्ड होता है इचेलॉन इफेक्ट। अब इचेलॉन इफेक्ट क्या होता है, देखो, अगर हम थिएटर में बड़े बड़े स्टेप बनाएंगे, थिएटर में क्या करेंगे, बड़े बड़े स्टेप बनाएंगे, या ऑडिटोरियम में बड़े स्टेप बनाएंगे स्टेज के सामने, तो यहां से कोई पर्सन अगर साउंड या सोर्स साउंड निकाल रहा है तो क्या होगा, उस स्टेप से साउंड रिफ्लेक्ट होगा। बड़े स्टेप है इसलिए क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा, स्टेप तो पीछे पीछे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, साउंड मिक्स हो जाएगा। साउंड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ये सारे इको मिक्सअप हो जाएंगे, और उसकी वजह से प्रॉपरली साउंड सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इचेलॉन इफेक्ट। तो स्टेज के सामने या सोर्स के सामने अगर अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है जिसका, इसलिए अगर आप थिएटर में जाओगे तो स्टेप छोटे होते थे, स्टेप छोटे होते, बड़े स्टेप नहीं होते। अगर बड़े स्टेप रखेंगे तो क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होगा और इको क्रिएट होगा, उसकी वजह से फिर नॉइज क्रिएट होगा, और डायलॉग या फिर जो भी हमें बातें सुननी है वो प्रॉपरली सुनाई नहीं देगी। सो इफ ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन अ हॉल
by the echoes of sound produced by in front of irregular structure or like a stair. तो स्टेयर जैसे स्ट्रक्चर अगर सामने खड़े कर दे तो उसकी वजह से इको जनरेट होगा और उसकी वजह से प्रॉपर साउंड नहीं आया, तो इसे कहते हैं इचेलॉन इफेक्ट। तो इसे भी हमें क्या करना होगा, निग्लेक्ट करना होगा। दूसरा, ऑडिटोरियम साउंड प्रूफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पांचवा पॉइंट क्या है? ऑडिटोरियम साउंड प्रूफ होना चाहिए, मींस प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए डोर, बाहर का साउंड अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और 6, साउंड प्रोड्यूस करने वाले, लास्ट वाला टॉपिक क्या है? साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो कंसेप्ट है वो अंदर नहीं होने चाहिए। अगर चेयर आवाज कर रही है या फिर फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल या ऐसे जो फिटिंग्स है वो अंदर नहीं होनी चाहिए। तो फिटिंग्स भी ऐसे होने चाहिए जिसमें से साउंड ना आए। तो फैन की जगह एसी लगा दो जिसमें से आवाज नहीं आएगा। तो 2 पॉइंट हमारे क्या थे? ओके, ये साउंड प्रूफ होना चाहिए। होना चाहिए साउंड प्रूफ, मींस बाहर का साउंड अंदर नहीं आना चाहिए। एंड दूसरा, जो भी फिटिंग्स होंगे अंदर, क्या होंगे? फिटिंग्स, जैसे कि फैन, कर्टन्स या बाकी सारे फिटिंग्स जो है उसमें से आवाज नहीं आना चाहिए। सीट्स, देन जो डोर होता है, डोर का आवाज आता है कभी कभी, सॉफ्ट एक्शन डोर होने चाहिए। तो ऐसी फिटिंग्स होनी चाहिए जिसमें से आवाज नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर अकोस्टिक, मींस अकोस्टिक के हिसाब से हमने ऑडिटोरियम बनाया। तो ऑडिटोरियम के लिए कंडीशन समझ में आ गया कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, ये तो हो गया अकोस्टिक ऑडिटोरियम बनाने के लिए। अब नेचर में भी अकोस्टिक होता है, अकोस्टिक ऑब्जर्व इन नेचर। अब आप सोचो कहां अकोस्टिक ऑब्जर्व होगा नेचर में? acoustics observe in a nature, कहाँ ऑब्जर्व होगा? कौन यूज करेगा अकोस्टिक का? साउंड का यूज कौन करता है आपको पता है? कुछ एनिमल, सेवरल एनिमल यूज करते हैं साउंड का। याद आ रहा है कुछ? तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? साउंड का यूज करते हैं। किसके लिए? नेविगेशन के लिए। मींस उनको दिखाई नहीं देता, वो साउंड का जज करके आगे आगे ट्रैवल करते रहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा, उसमें से एक एग्जांपल है बैट। क्या है? बैट। ओके, बैट क्या करता है? साउंड का यूज करता है नेविगेट करने के लिए। लाइट का यूज वो नहीं करता। ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए वो किसका यूज करता है? साउंड का। तो जब, इसीलिए वो अंधेरे में भी या डार्कनेस में भी उड़ सकते हैं, केव्स में रह सकते हैं। तो वो क्या करता है? ये साउंड जो इमिट करता है, वो साउंड कौन सा होता है? उस साउंड को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। कहा जाता है अल्ट्रासोनिक पल्स या अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 30 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज टू 150 किलो हर्ट्ज। इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड वो इमिट करता है। देन वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके सामने वाले ऑब्जेक्ट से या ऑब्स्ट्रैकल से रिफ्लेक्ट होके वापस बैट सुन लेता है और उससे वो जज करता है कि सामने ऑब्जेक्ट बड़ा है, छोटा है, कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। तो बैट साउंड का यूज करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा, डॉल्फिन्स। दूसरे कौन यूज करते हैं? डॉल्फिन्स। डॉल्फिन यूज एनालॉगस सिस्टम अंडर वाटर, लेकिन ये कहां यूज करता है? अंडर वाटर। अंडर वाटर डॉल्फिन साउंड रिफ्लेक्शन का यूज करता है नेविगेशन के लिए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसोनिक फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती है? सबसोनिक फ्रीक्वेंसी। सबसोनिक फ्रीक्वेंसी मींस इसका रेंज होता है 100 हर्ट्ज नियर अबाउट। अबाउट कितना होता है? 100 हर्ट्ज होता है। तो अब डॉल्फिन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसोनिक साउंड का यूज करते हैं या फिर अकोस्टिक का यूज करते हैं, और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को पहचान पाता है। वो कितना? 1.4 मीटर या उससे लॉन्ग ऑब्जेक्ट वो पहचान सकता है, उससे बड़ा भी ऑब्जेक्ट वो अंडर वाटर पहचान सकता है। तो ये समझ में आ गया नेचर में कहाँ यूज होता है।
नेक्स्ट, और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है मेडिकल एप्लीकेशन भी। इसके क्या है? मेडिकल एप्लीकेशन। अकोस्टिक मेडिकल में भी यूज किया जाता है, मेडिकल एप्लीकेशन। इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन आ सकता है, या नेचर बैट या डॉल्फिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन में कहा यूज होता है? तो फर्स्ट होते हैं शॉक वेव। आपने सुना होगा शॉक वेव, शॉक वेव्स। ये क्या होते हैं? हाई प्रेशर एम्पलीट्यूड वेव, प्रेशर, हाई प्रेशर एंड हाई एम्पलीट्यूड, हाई प्रेशर एंड हाई एम्पलीट्यूड वेव्स होते हैं। तो ये वेव्स का यूज कहां किया जाता है मेडिकल एप्लीकेशन में? तो किडनी में कभी कभी स्टोन हो जाते हैं और उसको बाहर निकालना होता है, तो सर्जरी करना इतना पॉसिबल नहीं होता किडनी में, तब क्या कहते हैं? शॉक वेव दिया जाता है। उसकी वजह से किडनी स्टोन क्या हो जाते हैं? उस प्रेशर की वजह से किडनी स्टोन छोटे छोटे टुकड़े में, स्मॉलर पीसेस में वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाते हैं। तो सर्जरी करने से अच्छा है कि उस पे साउंड वेव इंसिडेंट करो, उसकी वजह से ये हाई प्रेशर वेव होते हैं, उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाते, उसकी वजह से क्या होता है? और उस स्टोन के, किडनी स्टोन के छोटे छोटे पीस होते हैं, एंड देन यूरिन से ये बाहर निकल जाते हैं। ओके, यूरिन से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो क्या किया जाता है? शॉक वेव को जहां पे भी हमें इंसिडेंट करना है वहां फोकस किया जाता है। वहां क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। तो बॉडी के आउटसाइड शॉक वेव को क्रिएट किया जाता है, देन रिफ्लेक्टर से, या उसे कहा जाता है अकोस्टिक लेंस से, अकोस्टिक लेंस से उस साउंड को क्या किया जाता है? रिफ्लेक्ट किया जाता है। मींस यहां अगर साउंड हो गया तो रिफ्लेक्ट किया जाता है, और जो बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट पे हमें वो फोकस किया जाता है साउंड। तो उस साउंड की वजह से क्या हो जाता है? अगर स्टोन होगा तो वो स्टोन उतना प्रेशर झेल नहीं पाता, और वो स्टोन छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाता है? स्प्लिट अप हो जाता है, देन यूरिन थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो ये अच्छा तरीका है शॉक वेव का यूज करने का। ठीक है, ये एक वेव समझ में आ गया, शॉक वेव, जिसकी वजह से क्या होता है? किडनी स्टोन से हम किडनी स्टोन को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन, इसका यूज है अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमने सुना होगा अल्ट्रासोनिक, ये सुना होगा आपने, सोनोग्राफी में यूज किया जाता है, सोनोग्राफी में यूज किया जाता है इसका अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक इमेजिनिंग या इमेज बनाने के लिए आपने देखा होगा अल्ट्रासोनिक, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीरियर और बॉडी आर यूज्ड टू अल्ट्रासोनिक इमेजिनिंग। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक इमेज बनाने के लिए, इमेजिंग, ओके, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग बनाने के लिए, अल्ट्रासोनिक इमेज या अल्ट्रासोनिक इमेजिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मींस बॉडी में अगर एग्जामिनेशन करना हो बाहर से, कि अगर ट्यूमर है बॉडी में, क्या है? ट्यूमर बन गया है, या कोई चीज फंस गई है, कोई चीज फंस गई है बॉडी के अंदर, या फिर बेबी है, छोटा सा बेबी, कहते हैं ना प्रीनेटल, प्रीनेटल बर्थ एग्जामिनेशन अगर हमें करना है, बेबी का एग्जामिनेशन करना है, देन हार्ट के वॉल का एग्जामिनेशन करना है, तो हम अल्ट्रासोनिक से कर सकते हैं। या स्टोन कभी हुआ है तो उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अल्ट्रासोनिक वेव, जिसका इमेजिंग करने के लिए, अल्ट्रासोनिक इमेज बनाने के लिए जिसका यूज होता है ट्यूमर या अदर थिंग का, तो उसका यूज होता है। थर्ड एप्लीकेशन है इसका, वेरी हाई पावर वाले वेव होते हैं, वेरी हाई पावर लेवल अल्ट्रासाउंड, वेरी हाई पावर अल्ट्रासाउंड, इस साउंड का यूज किया जाता है पैथोलॉजिकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पैथोलॉजिकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मींस कैंसर वाले अगर कुछ टिश्यू है उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो हाई प्रेशर अल्ट्रा या हाई पावर वाले अल्ट्रासाउंड उस पे इंसिडेंट किया जाता है, तो वो सेल या फिर वो पैथोलॉजिकल टिश्यूज क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। या एथराइटिस आपने सोचा होगा, एथराइटिस को में जो पैथोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं उनको किल करने के लिए, ओके, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें
अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है कैंसर वाले टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो हाई पावर अल्ट्रासाउंड। तो मेडिकल एप्लीकेशन समझ में आ गया। शॉक वेव किडनी स्टोन के लिए होता है। अल्ट्रासोनिक वेव ये क्या होता है, बॉडी के अंदर वाले पार्ट को एग्जामिन करने के लिए जो इमेज बनती है अल्ट्रासोनिक इमेज, उसके लिए यूज होता है। एंड देन हाई पावर अल्ट्रासाउंड टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैंसरस टिश्यू है या एथराइटिस में जो ट्रीटमेंट में जो टिश्यू हमें डिस्ट्रॉय करना है, उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये मेडिकल एप्लीकेशन समझ में आ गया, ठीक है। देन और एक एप्लीकेशन है जनरल एप्लीकेशन, ओके, अदर एप्लीकेशन। अब अदर एप्लीकेशन क्या होंगे, देखो, तो फर्स्ट आपने सुना होगा एक नाम सोनार, ओके। सोनार, सोनार क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ओके। इसका नाम है साउंड, उसमें से एसो, देन नेविगेशनल, इसमें से एनए, एंड देन रेंजिंग, उसमें से आर। तो ये हो गया सोनार, साउंड, नेविगेशनल, रेंजिंग, इसी को कहा जाता है सोनार टेक्निक। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, अब ये वर्क कैसे करेगा कि सपोज एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं कि पानी के ऊपर एक शिप है, पानी के ऊपर एक शिप बनाई है, अब इसमें हमने सोनार वाला फंक्शन लगाया है। ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, ऐसे सोनार वाला फंक्शन हमने लगाया है। तो एक होगा ट्रांसमीटर, एक होगा रिसीवर, एक होगा ट्रांसमीटर और एक होगा रिसीवर। तो अगर हमें कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि समुद्र के नीचे है, जो कि समुद्र के नीचे ऐसे ऑब्जेक्ट को हमें ढूंढना है, सबमरीन हो सकता है, गाजी अटैक आपने पिक्चर देखा होगा, गाजी अटैक में आप उसका यूज किया जाता है, वैसे उस टाइप का सिस्टम आपने देखा होगा। तो क्या होता है, अब यहां से साउंड क्या होगा हमारा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, ये साउंड जाएगा नीचे, ये साउंड कहा जाएगा नीचे, ट्रांसमीटर क्या करेगा, साउंड को ट्रांसमिट करेगा, ये साउंड ट्रांसमिट हो गया, उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगा और वापस वो साउंड क्या होगा, वापस वो साउंड ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा वो साउंड। तो अब साउंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो गया, ट्रांसमीटर ने उसको ट्रांसमिट किया, साउंड रिफ्लेक्ट हो गया, रिसीवर के पास चला गया। अब इसके जो हमने रिसीव किया है सिग्नल, उसको आने के लिए कितना टाइम लगा, उसको आने के लिए कितना टाइम लगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमने कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड या कितने स्पीड से साउंड हमने छोड़ा है वो हमें पता है, और उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट कितने नीचे है, ऑब्जेक्ट कितने नीचे है, ये हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम अब कितने नीचे है। जैसे इको में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि साउंड हमें पता है, साउंड यहां से जाके यहाँ रिसीव होगा, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड की स्पीड क्या है, ये हमें पता है। देन कितना टाइम में वो रिटर्न आया वो हमें पता है, तो उस हिसाब से हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये है सोनार सिस्टम। देन नेक्स्ट सिस्टम जो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसमें ही बी वाला, अकोस्टिक का यूज कहाँ होगा, दैट इज नॉइज कंट्रोल। किसमें होगा, नॉइज कंट्रोल। अब आप सोचोगे नॉइज कंट्रोल में अकोस्टिक का यूज कहाँ होता है, तो एनवायरमेंट में बहुत सारे नॉइज होता है,
किसकी वजह से होता है, लाउड स्पीकर, ये वो आपने देखा होगा। वैसे ही व्हीकल की वजह से भी बहुत सारा नॉइज होता है। अगर आपने अपने एसटी बस में ट्रैवल किया है तो आपको पता है एसटी बस का साउंड कितना जोर जोर से आता है। तो दैट साउंड इज अ नॉइज। वो साउंड क्या है, कानों को परेशान करता है वो साउंड, कि बस में आप बैठे और बस का आवाज आ रहा है जोर जोर से, तो वो नॉइज है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब व्हीकल बनाए जाते हैं तो कुछ व्हीकल में आवाज नहीं आता। जैसे आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देखोगे, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, तो उसमें आवाज नहीं आता, तो उसमें भी अकोस्टिक का स्टडी किया जाता है। तो ऐसे व्हीकल को कहा जाता है मास ट्रांजिएंट व्हीकल। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भी पार्ट होते हैं जिसमें से आवाज आता है उसको फिट किया जाता है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके हिसाब से वो आवाज को कम किया जाए। सो ऐसे व्हीकल को क्या कहा जाता है, तो क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। टू डिजाइन द क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो मोटर से जो आवाज आता है साउंड के, या साउंड का बाइक से आने वाला फायरिंग, ये सब अकोस्टिक में आता है कि कैसे साउंड होना चाहिए। तो व्हीकल में भी नॉइज का यूज होता है या नॉइज कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो ये समझ में आ गया। सी, थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। अर्थ की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज होता है। ओके, अर्थ की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए क्या होता है, साउंड वेव जब अर्थ पे इंसिडेंट होती है वो वापस वो रिफ्लेक्ट होती है, ये हमें पता है। ओके, सो अर्थ रिफ्लेक्टेड साउंड को हम मेजर करके, रिफ्लेक्टेड वेव को हम मेजर करके हम जियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। जियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आपने मेटल डिटेक्टर देखा होगा। मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, एक साउंड बीप निकलता है और देन वहां से आप जज करते हो कि नीचे कुछ मेटल है कि नहीं। वैसे ही अर्थ के नीचे कुछ मटेरियल है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स ऑयल डिपॉजिट है कि नहीं, या अदर कोई मेटल है कि नहीं, अदर कोई एनोमलीज है कि नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए हम साउंड का यूज करते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे साउंड गिरता है और वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होता है, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऑयल डिपॉजिट है अंदर, या दूसरा कोई मटेरियल है, मेटल है, उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अर्थ का स्टडी करने के लिए या जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये समझ में आ गया अर्थ की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉइस कंट्रोल तक। तो यहां तक समझ में आ गया। हमने आज क्या क्या स्टडी किया इस लेक्चर में। हमारे 5th लेक्चर में हमने स्टडी किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देन इको के बारे में, रिवर्बरेशन के बारे में और अकोस्टिक के बारे में हमने स्टडी किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो यहां हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। आप अपने बुक को अच्छे से रीड करो, वहां से नोट्स बना लो, पॉइंट बाय पॉइंट आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, तो यहां हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं।